हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इकाई 8 की। इकाई 8 जिसका नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा है, पर जीव विज्ञान एक अभी भी अपरिपक्व विज्ञान है, अर्थात इसमें बहुत सारी खोजें होना अभी बाकी है। वही ये जीव विज्ञान के बारे में हुआ। अगर विज्ञान की दूसरी शाखाओं के बारे में बात करें, जैसे भौतिकी तथा रसायन की, तो इसमें काफ़ी प्रगति हुई है और काफ़ी तीव्र गति से प्रगति हुई है, जिससे इसका उपयोग अधिकता से किया जाता है। और जहाँ तक जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें भी 20वीं और 21वीं शताब्दी में प्रगति हुई है। और स्पेशली स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रतिजैविकों की खोज हुई, और उसके बाद पादप व्युत्पन्न औषधियों की खोज हुई, और निश्चेतक अर्थात एनास्थेटिक्स की खोज हुई। और इन सब की खोज के कारण कई सारे परिवर्तन आया चिकित्सा के व्यवसाय में, परिवर्तन आया मानव के स्वास्थ्य में, और जिससे प्रभाव पड़ा जीवन की संभावना पे। और अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास आया जीव विज्ञान के कारण। और अगर कृषि में विकास आया है तो खाद्य संसाधनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से जीव विज्ञान की उपयोगिता बढ़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। इसके साथ साथ निदान शास्त्र या डायग्नोसिस, जिसमें बीमारियों की पहचान की जाती है, उस क्षेत्र में भी विकास हुआ। इस तरह से हमने देखा इकाई 8 में एक इंट्रोडक्शन पार्ट। और उसके बाद हम आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जहाँ हम बात करेंगे एक वैज्ञानिक की। और वैज्ञानिक का नाम है MS स्वामीनाथन। इनका जन्म हुआ 1925 में, और अगस्त में हुआ इनका जन्म तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ, कुंभकोणम में। और इन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई की मद्रास में एक कॉलेज से, एक विश्वविद्यालय से, और वनस्पति विज्ञान के विषय पर। और इन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर की जो उपाधि है, जो डिग्री है, अर्थात ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वनस्पति विज्ञान से या बॉटनी से ली। और इन्होंने भारत तथा विदेशों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग विभागों में काम किया। और इन्होंने पादप जनन तथा आनुवांशिकी पे अध्ययन किया है। और इन्होंने IARI अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, वहाँ पर इन्हें सपोर्ट मिला एक स्कूल का, जिसका नाम है कोशिका अनुवांशिकी अनुसंधान स्कूल। ठीक है, इस स्कूल की सपोर्ट से, प्लस इन्होंने कुछ सहयोगियों की सपोर्ट से बहुत ही कम समय में, अल्पकालीन में उच्च उत्पादन किया धान की किस्मों का। ठीक है, और जिसमें एक उदाहरण है सुगंधित बासमती। तो इन्होंने कम समय में धान की किस्मों का अधिक उत्पादन करके दिखाया। और इन्होंने हमेशा अपने विचार व्यक्त किए क्रॉप कैफेटेरिया के बारे में, अर्थात जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी फसल कौन सी जगह पे उगानी चाहिए, कौन सी भूमि पे उगानी चाहिए, किस तरह के स्थान पे उगानी चाहिए। और इन्होंने हमेशा विचार व्यक्त किए कृषि कार्यक्रम पे, और आनुवांशिक रूप से उपज पर इन्होंने अपने विचार दिए, और तथा गुणवत्ता सुधार में इन्होंने अपने विचार दिए। और इस वैज्ञानिक का पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है मोनकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम है। और आगे हम बात करें तो ये जो वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, इन्होंने एक और वैज्ञानिक के साथ काम किया, और जिनका नाम है नॉर्मन बरलॉग। इन्होंने नॉर्मन बरलॉग के साथ काम किया और गेहूं की मैक्सिकन किस्म को भारत ले आए। और जिससे ये हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ करी, भारत में गेहूं की मैक्सिकन किस्म को ले आए। और इसके अलावा इन्होंने हमेशा लैब टू लैंड पे काम किया। लैब में जो भी
खोज कर रहे हैं उस फसल को लैंड तक कैसे लाया जाए, इस चीज़ पर इनका फोकस रहा। इन्होंने काम किया खाद्य सुरक्षा पे, इन्होंने पर्यावरण कार्यक्रमों पर काम किया। तो इन्होंने इस तरह से हरित क्रांति और दूसरे इन विषयों पर इन्होंने फोकस किया, इन पे काम किया। तो इस कारण से इन्हें एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला जिसे पद्म भूषण कहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं और कई मेडल और फेलोशिप भी इन्हें मिले हैं। तो इस तरह से हमने एक वैज्ञानिक के बारे में अध्ययन किया जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो है वो उसमें हम अध्याय 8 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 8 या इकाई 8 में जो अध्याय है वो अध्याय 8 है और उसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। जो प्राचीन यूनानवासी थे, ठीक है, जिसमें आते हैं हिपोक्रेटिस और तथा भारत के जो आयुर्वेदिक तंत्र है, भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र है, ये विश्वास रखता था जो काले पित्त होते हैं या ब्लैक बाइल्स होते हैं, ये गर्म व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। और अर्थात इन काले पित्त से या ब्लैक बाइल से बुखार हो रहा है, ठीक है, ये उनका विश्वास था। लेकिन एक वैज्ञानिक विलियम हार्वे आए, उन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की, थर्मामीटर की खोज की और उन्होंने अपने इस थर्मामीटर के उपयोग से जो काले पित्त वाले व्यक्ति हैं उनके तापमान को नापा और वो निकला प्रसामान्य या नॉर्मल। और इस तरह से अच्छे तरल वाली जो परिकल्पना थी या ब्लैक बाइल वाली जो परिकल्पना थी वो गलत सिद्ध हुई। और जो बायोटेक्नोलॉजी या जैविकी है वो हमें बताती है, ठीक है, ब्लैक बाइल वाली परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। और जो जैविकी है वो हमें बताती है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो होते हैं ये प्रभावित करते हैं किसको, प्रतिरक्षा तंत्र को या इम्यून सिस्टम को। अर्थात जो हमारा मन है, हमारी जो मानसिक अवस्था है उसका असर जो है हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। और इसके अलावा स्वास्थ्य पे अन्य चीज़ों पर का भी असर पड़ता है। उसमें आता है आनुवांशिक विकार जिससे माँ बाप से बच्चों में ये विकार जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य फैक्टर है जो प्रभावित करता है स्वास्थ्य को वो है संक्रमण। उसके बाद तीसरा फैक्टर है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो है जीवन शैली। किस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करती है वो हम देखते हैं। जीवन शैली में बहुत सारी एक्टिविटी आ जाती है जैसे खाना पीना, विश्राम व्यवस्था, स्वभाव और हमारी कमी, इन सब का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, ठीक है, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य जो होता है वो उसको हम बोलते हैं रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वच्छता। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य को पूरी तरह से कहा जाए तो ये है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है। सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य है, ठीक है। और स्वस्थ के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहता है वो अधिक सक्षम रहता है, उसकी उत्पादकता अधिक रहती है, अधिक सक्षम, अधिक उत्पादकता और उसकी आर्थिक संपन्नता भी अधिक रहेगी और उसका आयु काल भी बढ़ेगा। और एक और चीज़ जो है स्वस्थ रहने से शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी, ठीक है। और उसके बाद एक स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें, अगर स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखें तो संतुलित आहार से, उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता से, नियमित व्यायाम से और शारीरिक और स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक जिसमें बात करें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास भी किया जाता है। तो ये सब स्वास्थ्य से रिलेटेड हमने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम देखने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में ही। स्वास्थ्य जो रोग होता है वो शरीर के जो कार्य होते हैं, प्रकार्य होते हैं, उनको प्रभावित करता है, उन पर प्रभाव डालता है। तो किस रोग के कारण हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ की हमें जागरूकता होनी चाहिए ताकि हम रोग के उपचार कर सके, उसके बाद रोग का उपचार कर सके। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए टीकाकरण किया जाता है, अपशिष्टों का समुचित निपटान किया जाता है। उसके बाद रोग वाहकों का
नियंत्रण किया जाता है। खाने और पानी की स्वच्छता का रख रखाव का स्वच्छ रख रखाव किया जाता है। और एक या अधिक अंगों तथा तंत्रों जब रोग हमारे एक या अधिक अंगों तथा तंत्रों को के कार्य जो है या प्रकार्य जो है उनको पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो हमें विभिन्न चिन्ह और लक्षण दिखते हैं, और उसके आधार पर हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है और उसे रोग हो गया है। और ये रोग भी दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। जो संक्रामक रोग होता है वो संचरित होता है और एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और ये बहुत आम होते हैं और कभी न कभी जीवन में होते हैं। लेकिन एक घातक संक्रामक रोग है और उसका नाम है एड्स। और उसके बाद हम आगे देखें तो जो असंक्रामक रोग है उनमें जो घातक रोग है वो है कैंसर, और यह मृत्यु का प्रमुख कारण है। और बात करें प्रतिकूल प्रभाव का, तो ये नशीले पदार्थ जो होते हैं और जो अल्कोहल होते हैं, इनके कुप्रयोग से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हम पर। और आगे बात करें तो मानव में सामान्य रोग जो होते हैं वो कुछ जीवों द्वारा ही फैलते हैं, और इसमें आते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवन और कृमि या हेलमिंथ। ये सब जो है रोग पैदा करते हैं, मानव में सामान्य रोग पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें रोग कारक बोलते हैं या रोगजनक बोलते हैं या इन्हें पैथोजन भी बोलते हैं। अधिकांश परजीवी जो होते हैं वो रोगजनक होते हैं, और ये परपोषी या होस्ट पर के भीतर या ऊपर या भीतर रहकर उनको क्या क्षति पहुंचाते हैं और क्षति या हानि पहुंचाते हैं, और ये संख्या में वृद्धि करते हैं भीतर या ऊपर रहकर, और अत्यावश्यक जो क्रियाएं होती है होस्ट में उसमें बाधा डालते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि आकृतिक या प्रक्रियात्मक क्षति होती है, आकृति और उनके कार्यों में क्षति होती है। और ये जो परजीवी होते हैं होस्ट के भीतर जाते हैं, उसका जो वातावरण होता है होस्ट का, उसके अनुसार अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए ये रोगजनक जो आंत्र को प्रभावित करते हैं वो प्रवेश करते हैं अमाशय से, और अमाशय में होती है निम्न पीएच, तो वो उस जो परपोषी होते हैं निम्न पीएच में जीवित रहते हैं, और अमाशय में जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उनके प्रति भी इनमें प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। इस तरह से हमने देखा सामान्य रोग किन कारणों से फैलते हैं और किस तरह से परजीवी होस्ट को प्रभावित करते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रोग। के लिए हमें रोग के प्रति निरोधक की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ठीक करने के लिए, और उनके नियंत्रक के उपाय हमारे पास होने चाहिए। एक जीव है साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है, और ये टाइफॉइड ज्वर फैलाता है, और इसकी पुष्टि एक परीक्षण से करते हैं, एक टेस्ट से करते हैं जिसको बोलते हैं विडाल परीक्षण। ये फैलता है संदूषित या कंटामिनेटेड भोजन और पानी से, और ये छोटी आंत में जाते हैं। साल्मोनेला टाइफी के ये जो जीव है छोटी आंत में जाता है, और वहाँ से रक्त में पहुँचता है, रक्त से अन्य अंगों में पहुँचता है, और कुछ सामान्य लक्षण जिसके कारण प्रदर्शित होते हैं उसमें आता है लगातार उच्च ज्वर। ठीक है, इसमें 40 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। कमजोरी होती है, आमाशय में पीड़ा होती है, कब्ज होता है, सिर दर्द होता है, और साथ ही साथ भूख न लगना, ये सब इसके सामान्य लक्षण है टाइफाइड ज्वर के। और इसमें गंभीर स्थिति में क्या होता है, गंभीर मामलों में आंत्र में छेद हो जाता है और मृत्यु तक हो जाती है। तो इस तरह से हमने टाइफाइड ज्वर के बारे में पढ़ा, किसके कारण फैलता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। उसके बाद हम एक केस देखते हैं। एक आयुर्विज्ञान में एक मामला है जिनका नाम है मैरी मेलोन, लेडी का नाम है। इनका उपनाम टाइफॉइड मैरी भी था, और इन्हें रसोइया का काम करती थी और खाना बनाती थी, और वर्षों तक टाइफाइड वाहक की तरह इन्होंने काम किया, अर्थात टाइफाइड फैलाती रही। उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें एक जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों जो है ये जीवाणु हैं, मानव में निमोनिया
का रोग फैलाते हैं। और निमोनिया में फुफ्फुस या लंग्स जो होते हैं उनके अंदर एक संरचना होती है जिसे वायु कोष्ठ या एल्विलाई बोलते हैं, को संक्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है। वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है और सांस लेने में गंभीर समस्याएं आती है। और जिसके लक्षण हैं टाइफाइड के लक्षण निमोनिया के लक्षण है ज्वर, ठिठुरना, खांसी और सिर दर्द आदि, ये सब इसके लक्षण हैं। और गंभीर मामलों में निमोनिया में क्या होता है, होंठ और हाथों की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से नीला तक हो जाता है। और इसके संक्रमण की बात करें तो निमोनिया का संक्रमण जो होता है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए बिंदुकों या ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसॉल जब सांस लेने पर स्वस्थ मनुष्य द्वारा अंदर लेने से ये संक्रमण एक स्वस्थ मनुष्य में फैल जाता है। और यह संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी यह संक्रमण फैलता है। उसके बाद बात करते हैं मानव में अन्य जीवाणुवीय रोग की, तो वो होते हैं अतिसार, पैचिश या डाइसेंट्री या प्लेग, ठीक है, डिप्थीरिया आदि, ये अन्य जीवाणुवीय रोग है। और उसके बाद बात करते हैं विषाणु की, तो विषाणु मानव में रोग फैलाते हैं, एक रोग कारक की तरह होते हैं। विषाणु का समूह, नासा विषाणु के समूह की बात करें तो इन्हें राइनो वायरस बोलते हैं और ये ज़्यादा संक्रामक होते हैं। और इनसे जो रोग होता है वो कहते हैं सामान्य जुकाम, जिसमें नाक और श्वसन पथ ये दोनों संक्रमित होते हैं, लेकिन फेफड़ों पर इनका असर नहीं होता, फेफड़ों को ये संक्रमित नहीं करते हैं। और सामान्य जुकाम को प्रतिशय भी कहते हैं, सामान्य जुकाम को प्रतिशय भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो अभिलक्षण है वो है नासिक संकुलता या नेसल कंजेशन। उसके बाद अस्त्राव या नेसल स्त्राव जो होता है वो। उसके बाद कंठदाह या गले में दर्द। उसके बाद स्वरुक्षता अर्थात फटी आवाज़ और स्वरुक्षता अर्थात फटी आवाज़। उसके बाद खांसी और सिर दर्द, इसके अभिलक्षण है। थकावट भी इसका लक्षण है आदि, जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहता है। तो ये सामान्य जुकाम के लक्षण है। और इसके बाद बात करें तो ये संक्रमण फैलता कैसे। ये संक्रमण फैलता है संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकलने वाले बिंदुक जो होते हैं, जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं तब ये संक्रमण फैल जाता है। और ये जो होता है पेन, किताबों, प्यालों, दरवाज़ों की मुठों, कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं से भी ये संक्रमण फैलता है। इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखते हैं। मानव में जो होते हैं कुछ रोग प्रोटोजुआ से भी होते हैं, और उसका एक उदाहरण है मलेरिया रोग, जो मनुष्य में कई सालों से होता आया है और मनुष्य से कई सालों तक लड़ता रहा है। और यह जो रोग फैलता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से फैलता है, जिसमें कई जाति आती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। और इसमें से सबसे जो दुर्दम या मैलिग्नेंट टाइप का मलेरिया होता है, सबसे गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है जो वो फैलता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से, जो घातक हो सकता है। उसके बाद आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है एक चित्र देख रहे हैं हम, उसमें प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की अवस्थाएं देखेंगे। जब मच्छर काटता है तो जीवाणु जो होते हैं, जीवाणुज वो मच्छर के अंदर एक परजीवी की तरह रहता है। तो ये मच्छर के काटने के साथ साथ ये जीवाणुज भी मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सपोज हमारे हाथ पर मच्छर, किसी के हाथ पे मच्छर काटा तो ये जीवाणुज भी उस मानव शरीर के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ से होते हुए ये लिवर में ये परजीवी या जीवाणुज रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में या लिवर में चले जाते हैं। और यकृत की कोशिकाओं
में अलैंगिक जनन करते हैं और उन कोशिका को फोड़ते हैं और रक्त में मोचित या छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से ये जीवाणुज हैं और ये कोशिकाओं में, यकृत कोशिका में है। यहाँ पे इन्होंने अलैंगिक जनन किया, उन कोशिकाओं को फोड़ा और वहाँ से मोचित हो गए। और जैसे रक्त में मोचित होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं में, ये अलैंगिक जनन करते हैं और फिर से लाल रक्त कोशिकाओं को फोड़ देते हैं और वहाँ से उसके कारण ज्वर का लक्षण प्रकट होता है और अन्य लक्षण दिखते हैं और ये चक्र चलता रहता है। अर्थात ये जो जीवाणुज है जो रक्त में मोचित होते, रक्त में पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने अलैंगिक जनन किया और रक्त कोशिका को भी फोड़ा और वहाँ से ये फिर से मोचित होते हैं और दूसरी रक्त कोशिकाओं को में ये अलैंगिक जनन करते हैं। इस तरह से ये रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और लगातार उन्हें फोड़ते हैं, जिसके कारण एक चक्र बन जाता है और ज्वर आता रहता है। और इस चक्र में मोचित परजीवी नई रक्त कोशिका को संक्रमित करता है और यह रक्त कोशिकाओं के अंदर ही ये जीवाणुज वृद्धि करते हैं और नर तथा मादा युग्मनज बनाते हैं या गैमेट्स बनाते हैं। और जब यह संक्रमित व्यक्ति को फिर से कोई मच्छर काटता है तो ये नर और मादा युग्मनज उस मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं। लैंगिक अवस्थाएं जो होती है युग्मक जनक की, ठीक है, लैंगिक अवस्थाएं जो होती है, युग्मनज जो बनते हैं नर और मादा युग्मनज, ये लाल रुधिर कोशिकाओं में बनते हैं और इसके बाद ये नर और मादा युग्मनज जो होते हैं मच्छर में चले जाते हैं या गैमेट्स मच्छर में चले जाते हैं, जिसे मादा मच्छर कहते हैं। ये युग्मनज मादा मच्छर में रक्त आहार के दौरान प्रवेश कर जाते हैं और युग्मक जनकों को भी जब मादा मच्छर रक्त आहार लेता है तो युग्मक जनकों को भी अंदर ले लेता है। ये युग्मनज भी मच्छर के थ्रू होते हुए मच्छर में चले जाते हैं रक्त के साथ साथ। और निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक या गैमेट्स का फ्यूजन होता है मच्छर के आमाशय में और निषेचन के पश्चात ये फाइनली मच्छर की आँत से उनकी लार तक पहुंच जाते हैं और लार में जो लार ग्रंथियां होती है, ये लार ग्रंथि है, उसके माध्यम से ये जीवाणुज जब भी मच्छर काटता है तो दूसरे स्वस्थ मानव में, ये जीवाणुज को स्पोरोजॉइट भी बोलते हैं, ये जीवाणुज दूसरे स्वस्थ मानव में जब भी मच्छर काटता है तो ये जीवाणुज दूसरे स्वस्थ मानव में पहुंच जाते हैं और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। और इस तरह हमने देखा एक चित्र जिसमें प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में जो अवस्थाएं होती है उसे हमने देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।